इस आने की बड़ी स्टोरी में आपके साथ मैं अदिति त्यागी सीधे श्रीनगर से। जल्दी से आपको बताएंगे कि अगले आधे घंटे वो कौन सी बड़ी खबरें जिन पर रहेगी जी न्यूज़ की नज़र। हमारी पहली बड़ी खबर है, हमारी पहली बड़ी स्टोरी है, ना आतंकी बचेंगे और ना ही उनके हमदर्द। हमारी दूसरी स्टोरी है बिजली से जुड़ी हुई, बताएंगे आपको बिजली के सियासी संकट के बारे में। हमारी तीसरी खबर 2022 के चुनाव, क्या उत्तर प्रदेश में 2022 में लखीमपुर काट चलेगा। और हमारी चौथी स्टोरी होगी बदनाम वैज्ञानिक की मौत की पूरे डिटेल्स अब से बस थोड़ी ही देर में। हमारी संडे की पहली बड़ी स्टोरी टेरर के खिलाफ डबल स्ट्राइक से जुड़ी है। पहली बड़ी स्ट्राइक जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है, जिसमें उसने कश्मीरी पंडित और सिख की हत्याओं के बाद श्रीनगर में 70 पत्थरबाजों पर शिकंजा कसा है। 3 दिनों में 570 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और दूसरी स्ट्राइक की गई है एनआईए द्वारा 16 जगहों पर कश्मीर में रेड डालकर पूरे देश में और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में कजवाए हिंद की विशैली खतरनाक विचारधारा पर एक जोरदार प्रहार किया गया है। आपको यह भी बता दें, एनआईए द्वारा टीआरएफ के 2 ऑपरेटिव्स को भी गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर में अल्पसंख्यकों की लगातार हो रही हत्याओं के बाद घाटी में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। कश्मीर में आतंक पर एक साथ डबल स्ट्राइक हुई है। सुरक्षा बलों से लेकर एनआईए तक ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं और इस 2 तरफा कार्रवाई ने आतंक की कमर तोड़कर रख दी है। सबसे पहले आपको सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बारे में बताते हैं। रविवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अकेले श्रीनगर में 70 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया। पूरे कश्मीर की बात करें तो सुरक्षा बलों ने पिछले 2 से 3 दिन के अंदर देश विरोधी साजिशों में लगे 570 लोगों को कस्टडी में लिया। इन सभी से कड़ी पूछताछ की गई। आपको पता है कि पिछले 5-6 महीने 1 साल के अंदर कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं जो एक पॉजिटिव दिशा के अंदर है। जाहिर है जब पॉजिटिव दिशा के अंदर ऐसी एक्टिविटी होगी, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, हमारे आवाम के जो दुश्मन हैं, उनके दिल के अंदर जलन होती है और ये सब उसको उकसाने की कोशिश करी जा रही है। सुरक्षा बलों के अलावा एनआईए ने भी घाटी में सबसे बड़ी रेड की। रविवार की सुबह अनंतनाग में एनआईए की टीम ने आतंक के संदिग्ध ठिकानों पर छापा मारा। श्रीनगर में फलाहे आम ट्रस्ट पहुंचकर छापेमारी की। यहां एनआईए की टीम काफी देर तक आतंक से जुड़े सबूत जुटाती रही। इसके अलावा एनआईए की टीम सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से काजीगुंड के पंजद और लेवडोरा गांव भी पहुंची। इसी तरह से कुल मिलाकर पूरे कश्मीर में एक साथ 16 जगहों पर छापेमारी की गई। इस संबंध में एनआईए के सूत्रों से जी न्यूज को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक छापेमारी की यह कार्रवाई आईएसएस, वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन और भटिंडी आईडी रिकवरी मामले में की गई। और इसी सिलसिले में एनआईए की टीम टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर सज्जाद गुल के घर पर भी पहुंची। वहां भी छापे मारकर कई अहम सबूत जुटाए। जम्मू कश्मीर में हो रही टेरर फंडिंग और आईएसआईएस के बढ़ते खतरों के बीच आज नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए ने करीब 16 जगहों पर छापे मारे। जिन 16 लोकेशन में छापे मारे गए उनमें श्रीनगर, शोपिया और अनंतनाग जैसे इलाके हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यहां पर लगातार आईएसआईएस अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है। वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन के जरिए पिछले दिनों एक ऐसी ही बड़ी साजिश को नाकाम किया गया, जिसमें कश्मीरी यूथ को ब्रेन वॉश कर उनके जरिए यहां आईएसआईएस के आतंकी हमले कराने की कोशिश की गई थी। हालांकि खुफिया एजेंसियों के सतर्कता के चलते ऐसे खतरों को नाकाम कर दिया गया। एनआईए की टीम अचानक से घाटी में फुल फॉर्म में कैसे आई, इसे जानने के लिए आपको अगस्त महीने में कर्नाटक में हुई एनआईए की बड़ी कार्रवाई के बारे में जानना होगा।
अगस्त के शुरुआती दिनों में एनआईए ने कर्नाटक के भटकल में 2 स्थानों पर छापेमारी की थी। एनआईए ने भटकल से आईएसएस वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन के संपादक जुफरी जवाहर दामोदी को गिरफ्तार किया था। एनआईए को सुराग मिले थे कि आतंकी संगठन आईएसआईएस अपने ऑनलाइन मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद के जरिए केरल और जम्मू कश्मीर के युवाओं को कट्टरवाद का पाठ पढ़ा रहा है। आईएसआईएस अपने पब्लिकेशन वॉइस ऑफ हिंद के जरिए मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करके जिहाद शुरू करने की साजिशें रच रहा है। एनआईए ने इसी संबंध में गिरफ्तार जुफरी जवाहर दामोदी से कड़ी पूछताछ भी की थी। खबर है कि उसके ही कबूलनामे के बाद एनआईए ने जम्मू कश्मीर में संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की और आईएसआईएस की टेरर फंडिंग के लिंक को लेकर भी अहम जानकारी जुटाई। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले कराने की साजिशों में लगी हुई है, जहां एक तरफ लगातार कश्मीर में घुसपैठ कराने की कोशिशें हो रही हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों से लोकल सिविलियंस पर हमले करने के लिए कहा जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से सिख और कश्मीरी पंडितों पर हमले हुए, उसको लेकर के खुफिया एजेंसियां काफ़ी सतर्क हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकियों का नेटवर्क मौजूद है उसे पूरी तरीके से तबाह किया जाए। यानी कश्मीर में एनआईए की 16 जगहों पर छापेमारी की इस कार्रवाई को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एनआईए ने आईएसआईएस की कट्टर विचारधारा को फैलने से रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है और एनआईए का ये एक्शन असल में आईएसआईएस की कमर तोड़ने वाला है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, श्रीनगर। हमारी संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी कोयले पर छिड़ी नई बहस से जुड़ी है। इस सवाल के साथ, क्या वाकई देश में कोयले का कोई संकट नहीं है, या फिर कुछ राजनीतिक दल ऑक्सीजन की तरह ही कोयले की कमी वाली अफवाह उड़ा रहे हैं? क्योंकि केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है, 4 दिन का स्टॉक मेंटेन उसने किया हुआ है। लेकिन आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण पर ही सवाल उठा दिए हैं। क्या देश में वाकई बिजली का संकट आने वाला है, या फिर बिजली संकट के नाम पर देश को डराने का नया खेल खेला जा रहा है? आज जी न्यूज आपको इन दोनों ही सवालों के जवाब देगा। सबसे पहले आपको इसी मुद्दे से जुड़े कुछ ताजा बयान सुनाते हैं। ये बयान कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने दिए हैं और आम आदमी पार्टी ने दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि अचानक हम पावर प्लांट्स को कोयले की आपूर्ति में संकट के बारे में सुन रहे हैं। क्या एक विशेष निजी कंपनी इस संकट से बाहर निकल रही है? लेकिन जांच करेगा कौन? और संकट आने के बाद ही मोदी सरकार की आंख क्यों खुलती है? ये सरकार जब संकट आ जाता है तब उसके बाद इनकी आंख खुलती है। कोरोना में भी ऐसे ही हुआ। सबको पता है कि कोयला का स्टॉक हमारे पास कितना बचा हुआ है। देश में और खासकर यूपी में बिजली का घोर संकट बताकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर तंज किया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बिजली पर इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि वो यानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिजली प्लांट के नाम नहीं ले सकते। बिजली पे इसलिए नहीं ध्यान देते हैं कि उनके प्लांटों के नाम नहीं कह सकते। वो जब मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे कहना कि प्लांट का नाम बता दो। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर देश में बिजली का संकट पैदा करने की कोशिश कर रही है ताकि कुछ उद्योगपतियों को इसका फायदा मिल सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के बीजेपी की साजिश है, ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। ज्यादातर जो पावर प्लांट है केंद्र सरकार की एनटीपीसी चलाती है। एनटीपीसी ने अपने प्लांट बंद कर दिए कई सारे। अब समझना यह है कि क्या देश में वाकई बिजली संकट के ऐसे हालात बन गए हैं जिसे लेकर तमाम राजनीतिक दल और राज्य सरकारें न सिर्फ आगाह कर रही हैं बल्कि केंद्र सरकार को घेर भी रही हैं। तो केंद्र सरकार ने इस संबंध में जो जानकारी दी है वो भी आपको जानना चाहिए। ऊर्जा मंत्रालय ने इस मामले में विस्तार से बताते हुए कहा कि कोल इंडिया के पास 24 दिन का कोयला स्टॉक है। जहां तक राज्यों में पावर स्टेशंस की बात है तो उनके पास 17 दिन का नहीं लेकिन 4-4 दिन का स्टॉक जरूर उपलब्ध है और इसमें रोज सप्लाई हो रही है। ये स्थिति इसलिए है क्योंकि मांग बढ़ी है और केंद्र ने कोयले का आयात भी कम किया है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि देश की बत्ती गुल होने वाली है।
देश भरोसा रखे, मानसून जाते ही कोयले की सप्लाई में फिर से तेजी आएगी और स्थिति सामान्य हो जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय ने इसके बाद एक और बात बताई, कहा कि ऐसा भ्रम असल में गेल के एक गलत मैसेज की वजह से फैला, क्योंकि गेल ने दिल्ली के डिस्कॉम को एक मैसेज भेज दिया कि वो बवाना के गैस स्टेशन को गैस सप्लाई 1 या 2 दिन बाद बंद कर देगा। ये मैसेज इसलिए भेजा गया क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और इस संबंध में अफवाह फैलाने को लेकर टाटा पावर को चेतावनी भी दी गई है। लेकिन ऊर्जा मंत्रालय की यह सफाई दिल्ली सरकार को हजम नहीं हुई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसी के बाद फिर से सामने आए, केंद्र सरकार पर एक बार फिर सवाल खड़े किए और इस बार उन्होंने बिजली के कथित संकट को ऑक्सीजन के मुद्दे से भी जोड़ दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बेशर्मी से कहती रही कि ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस नहीं है। आज फिर से वही सिचुएशन आन बढ़ी है। जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है। मनीष सिसोदिया अगर इस मुद्दे को ऑक्सीजन से जोड़कर वार कर रहे हैं तो उन्हें ये भी याद होगा कि कोरोना संकट में ऑक्सीजन की कमी का सबसे ज्यादा शोर उस वक्त दिल्ली सरकार ने ही मचाया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? जांच में पता चला कि दिल्ली को ऑक्सीजन की इतनी जरूरत थी ही नहीं जितना कि हवा खड़ा किया गया था। सही में जिस तरह पैनिक लोग फैला रहे थे वो गलत है। जब देश के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि बिजली को लेकर किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हर स्थिति पर नजर रखती है और इस तरह की कोई बात नहीं है। यानी ये मामला भी हकीकत कम और सियासी ज्यादा लगता है और इसीलिए देश की जनता को भ्रम में आने से बचना होगा। सच जानने के बाद ऐसी सियासत में फंसने से खुद को बचाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी है। क्या आपकी बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा मुद्दा लखीमपुर हिंसा ही रहने वाला है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद भी राजनीतिक दल इसे ठंडे बस्ते में डालने के मूड में नहीं है। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर एक बार फिर से मोदी सरकार और योगी सरकार को घेरा है और केंद्र और राज्य सरकार से कई सवाल पूछे हैं। आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से भी इस पर पलटवार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में प्रियंका गांधी वाड्रा का टेंपल रन। बाबा विश्वनाथ की नगरी में आकर प्रियंका गांधी वाड्रा काशी विश्वनाथ मंदिर गई। चुनावी अभियान शुरू करने से पहले बाबा की पूजा अर्चना की। माथे पर तिलक चंदन लगाकर दुर्गा मंदिर के भी दर्शन किए। इसके बाद वाराणसी में एक रैली की और इसकी शुरुआत दुर्गा स्तुति से की। मैं मां की स्तुति से शुरू करना चाहती हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मंत्रोच्चार के फौरन बाद प्रियंका गांधी ने मंच से लखीमपुर हिंसा का मुद्दा उठाकर योगी सरकार को घेरा। 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। प्रियंका गांधी वाड्रा चूंकि प्रधानमंत्री के गढ़ में थी, रैली वहीं की थी, तो उन्होंने लखीमपुर हिंसा के मुद्दे के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए। प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तम प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए। वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। अब समझना ये चाहिए कि प्रियंका गांधी ने 2022 के मद्देनजर यूपी की पहली अपनी बड़ी रैली में सिर्फ लखीमपुर हिंसा की बात क्यों की।
तो इसका जवाब ये है कि पिछले कई महीनों से कांग्रेस ये प्लान करने में जुटी थी कि यूपी में प्रियंका का चुनावी कैंपेन कब और कैसे लॉन्च किया जाएगा। कांग्रेस किसी बड़े मुद्दे की तलाश में थी और लखीमपुर खीरी की घटना के बाद कांग्रेस को वो मुद्दा मिल गया जिसके सहारे वो यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा की सियासी लॉन्चिंग कर सके। कांग्रेस का दावा है कि इस रैली का पूरे यूपी में असर होगा, इसलिए इस रैली को किसान न्याय रैली का नाम दिया गया, जो कि पहले प्रतिज्ञा रैली थी। लेकिन विरोधी दल ऐसा नहीं मानते और कांग्रेस को उसके पिछले नतीजे याद दिला रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र 7 विधानसभा सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में परंपरागत सीट अमेठी भी हार गई। यूपी में सिर्फ रायबरेली लोकसभा सीट ही जैसे तैसे बची और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही एक एक करके कई बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर चले गए। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती यह है कि यूपी में कई बड़े कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी और सपा की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास कोई मूल वोट बैंक यूपी में नहीं है। कभी दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का गठजोड़ करने वाली कांग्रेस के पास आज एक भी जात का बल्क वोट उनके पास नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस को लखीमपुर खीरी का कार्ड कितना फलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस कार्ड को सिर्फ कांग्रेस चल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहारनपुर में थे। सहारनपुर में गुर्जर समाज के बड़े नेता रहे चौधरी यशपाल सिंह की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया और प्रियंका गांधी की तरह उन्होंने भी लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करके बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया, वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। यानी अब ये साफ है कि लखीमपुर खीरी की घटना पर जांच रिपोर्ट कुछ भी आए, दोषियों को सजा क्यों ना मिल जाए, लेकिन इस मुद्दे को विपक्षी दल आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। कम से कम 2022 के चुनाव तक तो बिल्कुल भी नहीं। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। हमारी संडे की चौथी बड़ी स्टोरी सीमा पार पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक के तौर पर पहचाने जाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के विवादित वैज्ञानिक माने जाते हैं। साल 1996 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दी थी। फिर एक ऐसा भी वक्त आया जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर दूसरे देशों को पाकिस्तान की परमाणु तकनीक बेचने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान की मौत हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट करके कादिर खान की मौत पर दुख जताया। उन्होंने हीरो बताया और इसी बहाने भारत के लिए नफरती बोल बोले। वैसे ये वही इमरान खान है जिनके बारे में इस वक्त पाकिस्तान में चर्चा आम है कि कादिर खान जब तक अस्पताल में भर्ती रहे तब तक इमरान खान या उनकी सरकार का कोई भी मंत्री अपने चहते वैज्ञानिक की सुध लेने नहीं गया। और जहां तक कादिर खान के हीरो होने की बात है तो वो एक हीरो नहीं बल्कि बदनाम वैज्ञानिक थे। वो वैज्ञानिक जिस पर वर्ष 2004 में चोरी छिपे परमाणु कार्यक्रम से जुड़े तकनीक को लीबिया और उत्तर कोरिया जैसे देशों को बेचने के आरोप लगे। टेलीविजन पर प्रसारित एक संदेश में खुद डॉक्टर खान ने ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया को परमाणु तकनीक बेचने की बात को स्वीकार भी किया था, लेकिन बाद में वे इससे मुकर गए थे। तब इसके लिए कादिर खान पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उन पर उंगली उठाई थी और इसी आरोप के चलते 5 वर्षों तक वो नजरबंद भी थे। कादिर खान हीरो नहीं बल्कि एक बदनाम वैज्ञानिक इसलिए भी थे क्योंकि उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की तौहीन की थी। जब सारी दुनिया में कादिर खान को एक विवादित वैज्ञानिक के तौर पर जाना जा रहा था और भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम की कामयाबी की हर ओर प्रशंसा हो रही थी, तब इन्हीं अब्दुल कादिर ने जलन में कलाम साहब को मामूली वैज्ञानिक बताकर उनका अपमान किया था। कहते हैं कि इंसान की जब मौत होती है तो उसके बाद लोग उनकी अच्छाई और बुराई दोनों की बातें करते हैं, लेकिन दुनिया जब भी कादिर खान को याद करेगी तो उनकी अच्छाई नहीं
बल्कि उनसे जुड़े विवादों की चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संडे की बड़ी स्टोरी में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप रहिए जी न्यूज के साथ। Presenting Z News app, available on Google Play and App Store. Download it now.